तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? बम्पर वैकेंसियों के साथ सारी जानकारियों के बीच मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूं हाजिर। मेरे चेहरे की ये मुस्कान बता रही होगी कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है राजस्थान में। बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है एक ही दिन। भैया, कई बार खुशी के मारे भी हार्ट फेल हो सकता है। मुझे तो लग रहा है सुबह से धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आए जा रहे, वैकेंसीज वैकेंसीज वैकेंसीज। और रीट की तैयारी करने वाले बच्चे भी सावधान हो जाइए, आपके लिए भी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। फॉर्म आपके बस बहुत जल्द भरने आने वाले हैं और 27 तारीख को रहने वाला है आपका एग्जाम। और बचे हुए समय में आप आनंद मनस्वी सर के साथ रहने वाले हैं और एक एक बिंदु पर हम बहुत धड़ल्ले से काम करने वाले हैं। ठीक है, अब देरी नहीं करनी है। आज आपको ये एमसीक्यूज वाला जो मामला है पूरा करवा दूंगा। उसके बाद हम एक सिरे से लगेंगे इन क्लासेज के लिए, पूरा का पूरा एक नए तरीके से पूरा जितना भी सिलेबस हम कवर कर सकते हैं उसको पूरा करते हुए आगे की ओर चलेंगे। हाँ जी बेटा, आप सभी पहले पहुंच जाए एक बार, और मैं इस क्लास को आगे की ओर लेकर चल रहा हूं। आज की क्लास मेरी नहीं है, अब आपकी बारी है, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट मुझे पढ़ाना था, मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बारी है उस थ्योरी से बनने वाले एमसीक्यूज के बारे में, वो आप ही को करने हैं भैया। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं आज की क्लास को आरंभ करता हूं। चलिए भैया, क्लास आरंभ करते हैं। और पहला सवाल मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? अब जैसे जैसे वैकेंसीज नजदीक आ रही है, आपको आपके जहन, आपके शरीर पर जो भी हिस्सा खुलने वाला है उसको खोल के सुन लेना भाई। कान, माथा, आंखें वाखें जो कुछ भी खुल सकता है उसको खोल के सुन लेना। प्रश्न को ढंग से पढ़ना शुरू कर देना। प्रश्न को ऐसे पढ़ना जैसे तुम पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हो। तो ठीक है, रखोगे इसका ध्यान? क्योंकि कई बार क्या है, आपको यहां पर कंफ्यूज कर देता है, वो नहीं शब्द आपको कभी दिखाई नहीं देता है और अपना मामला पूरा का पूरा आप कर देते हो गड़बड़। जय जौहर भाई, स्वागत है, नमस्कार, अभिनंदन, लाड दुलार, खूब सारा प्यार। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का ही परिणाम है। क्या पहली लाइन सही कह रहा है क्या ये? बिल्कुल ये सही बात कह रहा है कि जब अधिगम यानी कि के बीच में जब गुणात्मक संबंध होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहली लाइन सही करे। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। ये क्या कहना चाह रहा है? विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। किसने कहा भैया? विकास बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होता है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है, बिल्कुल। विकास क्रमिक होता है। देखो, या तो दोनों चीज एक साथ दे दी, ये अपोजिट है एक दूसरे के। अब इनमें से एक गलत है भाई। एक तो कह रहा नहीं होता है और एक कहता है होता है। तो आप बता दो भैया क्या सही जवाब है? विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है या नहीं? सर बिल्कुल होता है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, यह बिल्कुल गलत जवाब है। और आपका बी सही जवाब हो चुका है। जितने बच्चों ने बी जवाब दिया है उन सबका सही है। अच्छा, ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे। किट्टू, सुरेश, प्रेम, राजकुमार, रिया, रिया, किरण, प्रेमराज, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो हम अगले सवाल की ओर चलें आप लोगों से बात करते हुए। बहुत अच्छा सवाल। तो विकास क्या है? क्रमिक है। क्या है भैया? क्रमिक है। क्रमिक कैसे? सबसे पहले आपका माथे का विकास होता है, फिर आपके धड़ का विकास होता है, फिर बॉडी के पार्ट का नीचे विकास होते होते एक दिन पैरों का विकास होता है। तो कैसा है भैया? क्रमिक है, क्रमिक है। तो कैसे? सबसे पहले टिंडे का क्या विकसित होगा आपको मालूम है? गुरुजी, बिना कान का टिंडा मत बनाया करो आप, एक तो बड़ा खतरनाक काम कर देते हो। तो ये टिंडे का विकास होता है और सबसे बाद में फिर इसके पैरों का विकास होता है। ठीक है भैया, तो मामला क्लियर हो गया? हाँ, सबसे बाद में पैरों का विकास। तो क्रमिक होता है, क्रम से होता है, सिक्वेंसली। ठीक है, अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए, जवाब आप ही देंगे आज। आज तो मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा, जवाब आपसे जानने हैं भाई। तैयार है ना आप? हाँ। और सबको कह दो कि अभी तो अहले मकदद है,
कि अभी तो अहले मकदद है, ना समय हना परवाना, और सदाए दिल में गुजेगी जब सुनाएंगे हक का पैमाना, जब सुनाएंगे हक का पैमाना। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है, जल्दी बताइए। चलिए, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है वृद्धि को लेकर। सही है, वृद्धि अधिगम और अनुभवों का परिणाम है। क्या ऐसी बात है क्या? अभी बात करेंगे। वृद्धि देखो, अधिगम और अनुभवों का परिणाम है। ठीक है, वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों का आकार में परिवर्तन है। वृद्धि शरीर के आंतरिक परिवर्तन है जिनका मापन मापन नहीं किया जा सकता। ये नहीं शब्द है, यहां पे ही रह गया। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक परिवर्तन करती है। अरे भैया, वृद्धि कब से गुणात्मक परिवर्तन करने लग गई? हाँ जी भाई, ललिता रानी, गुड गुड इवनिंग बेटा, शाबाश। सर एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया, मैंने सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन दी है पूजा जी। हाँ, चलिए, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। वृद्धि शरीर में केवल गुणात्मक है। अरे भैया, वृद्धि गुणात्मक नहीं होती है, मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक होती है वृद्धि, ये बात हमारी हो चुकी है। वृद्धि शरीर के आंतरिक, अरे आंतरिक नहीं है, बाहरी परिवर्तन है। बाहरी जो दिखाई देते हो, जो दृश्य हो, है ना। तो वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। तो बी आंसर के साथ में जो भी बच्चे हैं उन सबका सही जवाब है। 3 के साथ में कौन है भाई? हाँ, 3 के साथ में कौन जा रहा है? इतने खतरनाक कैसे हो? अरे आंतरिक परिवर्तनों को कैसे, अंदर के शरीर के आंतरिक परिवर्तनों को कैसे जान जाओगे रे तुम लोग वृद्धि के द्वारा? तुम्हारी ये जो किडनी है कितनी बड़ी हो गई, तुम बाहर से देखकर बता दोगे, उसको तोल लोगे। हाँ, तुम्हारा दिल कैसा है तुम तोल लोगे, उसको दिख जाएगा तुम्हें। आंतरिक परिवर्तनों को देख रहे हो। तुम्हारी आंत, छोटी आंत कितनी लंबी है, बड़ी आंत कितनी हो गई, अपेंडिक्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तुम यूं ही देख लोगे। ये कहना क्या चाह रहा है, तुम जवाब क्या दे रहे हो भाई? है ना, बड़ा अच्छा सवाल है। तो याद रखना, नोट लगा दूं यहां पर, नोट। इसका समर्थन, इसका समर्थन फ्रैंक ने किया था। फ्रैंक ने किया था, इसका समर्थन फ्रैंक ने किया था इस बात का। वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। इसका किसने दिया था भैया? फ्रैंक साहब इसके बारे में बताते हैं। हाँ, अब सॉरी नहीं बोलने का भैया, कान पकड़ने का। सीधा मामला अपना एक ही है, कान पकड़ो। देखो, और इसको आईएमपी घोषित करो। ऐसे सवाल आपको गड़बड़ करवाएंगे। जो मास्टर जी सिर्फ ये रटवाते हैं ना, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि गुणात्मक होती है, विकास फलाना होता है, फिर वो ऐसे ही जवाब करते हैं बच्चे। मैं आपको क्वेश्चनों के माध्यम से बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो पढ़ाया है वो कैसे अप्लाई होगा। यार बस एक ही चीज है, आप लाइक शेयर में बहुत कंजूसी रखते हो। स्टेटस लग जाने चाहिए थे अब तक आप सभी के। चलूं आगे की ओर। हाँ, चलिए, तो सवाल देखता हूं अगला। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि व विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? लो भाई, वृद्धि और विकास, बिल्कुल सिंपल, सही कान पकड़े हैं। वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। आप लोग पढ़ते जाइए, जवाब देते जाइए। विकास क्रम में एक रूपता होती है, विकास के क्रम में बिल्कुल एक रूपता होती है, बिल्कुल राइट बात है। विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। निरंतरता का सिद्धांत व्यक्तिक अंतर, यानी कि ये व्यक्तिक भिन्नता के बारे में बात कर रहा है, है ना। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ गया? विकास का जो सिद्धांत है बच्चा, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने आपको। विशेष की ओर या विशिष्ट की ओर, विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। जवाब दे दोगे?
रीट आ गई है भैया आप लोगों के सामने, अब भांगड़ा करो रीट के साथ में, मजा आ जाएगा। अगले देखो, दिसंबर 27 तारीख को है, तो इस 27 के बाद में क्या है, 27 जनवरी और 27 फरवरी, और लगभग 12, 13, 15 दिन, ये 2 महीने, मतलब 2.5 महीने। 2.5 महीने में तुम रेल बना देंगे पूरे के पूरे सिलेबस को, तुम चिंता मत करना। पर अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, तुम पूरा पूरा ध्यान रखना। हाँ, विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। और सवाल अगला देखो, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। लो भाई साहब, सभी मानवों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? शाबाश बेटा। पहली बात, क्रोमोसोम प्रोटीन के बने होते हैं, बने होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। बात हो चुकी है कई बार, नाम बदल बदल के पूछता रहेगा। तो कितने जोड़े हो गए, तो कितना हो गया? 46 आपका सही जवाब है। जिसने डी जवाब दिया है उन सबका राइट आंसर है। तुम बताओ, क्या आप क्लासेस में जैसे L1 वालों के लिए पर्यावरण शुरू कर दूं क्या? कितने बच्चे हैं जो L1 के हैं? कितने बच्चे हैं जो L1 के हैं? जल्दी बताओ। आप कहोगे उस तरीके से लेकर चलूंगा, L1 वाले बच्चों आपके लिए पर्यावरण शुरू कर दी जाए क्या? आपके जवाबों के साथ ही चलूंगा मैं। देखो, अगला सवाल देख लेता हूं जब तक। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। क्या शानदार सवाल पूछा है इसने, बहुत प्यारा सवाल पूछा है। बताओ भैया। शाबाश, समझ गए होंगे। तुम्हें बहुत अच्छे से किशोरावस्था पढ़ा दी है मैंने। अब तुम गलतियां करो तो फिर तुम, ठीक है, मैं एकदम ठीक हूं। वैकेंसियों की भरमार आ गई है। ठीक है पूजा जी। ओके 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 ओके। तो राइट आंसर क्या है? अभिप्रेरणा की कमी। अरे भैया, अभिप्रेरणा की तो बिल्कुल कमी होती नहीं है, मोटिवेशन। सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी नहीं, तो समायोजन की कमी होती है। मुख्य विशेषता है समायोजित नहीं रहता है इस समय बालक। क्या नहीं रहता है? समायोजित नहीं रहता है। आप लोग बेटा, जैसे क्लास खत्म हो जाए, एसएसटी वाले बच्चे लिखकर जाना भाई हम एसएसटी के हैं, और L1 वाले बच्चे लिखकर, L2 वाले लिख के जाना हम L2 के हैं, और L1 वाले लिखकर जाना L1 के हैं। और जिसे पर्यावरण शुरू करवाना है वो भी कमेंट छोड़ देना, ठीक है? आपके हिसाब से चीजों को मैं आगे मैनेज करूंगा, क्योंकि अब सारी वैकेंसीज आ गई है, मुझे और बाकी बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। पुलिस वाली वैकेंसी, सेकंड ग्रेड वाली वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड वाली वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है, नोटिफिकेशन इनके आउट हो चुके हैं। चलें आगे। इसका जवाब मिल गया, तो सवाल अगला देखो। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया कहलाती है। कितना प्यारा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब देना। हाँ, आप लेवल 1 से हो, किट्टू जादौन राजपूत, बिल्कुल ठीक है। ओके बेटा। तो क्या सामाजिक परिपक्वता है, व्यक्तिक मूल्य है, भाषाई विकास है, या फिर सामाजिकरण है? शाबाश। इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ओके बेटा, जिसमें इसने सामाजिकरण जवाब दिया है वो राइट आंसर की ओर है। सामाजिकरण इसमें सही जवाब रहने वाला है। चलो आगे बढ़िए। अगला,
एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। समकक्ष समूह के व्यक्तियों के प्रति और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह क्या है? बड़ा प्यारा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। बताइए। शाबाश। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर में है, ओके। तो मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीधी सी बात है, सब कुछ भावनाओं का खेल है। और इसका राइट आंसर भी क्या है? भावात्मक क्षेत्र इसका क्या है? राइट आंसर है। भाव या भावनाओं में दुखी, क्रोध, हर्ष, उदासीनता, पसंद, नापसंद, ये सारे के सारे मामले इसमें क्या है? ऐड है, जुड़े हुए हैं। तो चलिए अगला, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है। पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? जल्दी बताइए, बता दीजिए। सिर्फ एंड्रोजेंस, सिर्फ एक्सट्रोजेंस, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों? तो कौन सा हार्मोन पुरुष में पाया जाता है? तो बेटा जी इसका राइट आंसर है, पुरुष के अंदर ये दोनों ही प्रकार के हार्मोन है, वो अच्छी तरीके से पाए जाने वाले हार्मोन है। अगला सवाल देखिए, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। लो भाई, तुम्हारे लिए अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल तुम लोगों के लिए। जवाब दीजिए भैया। वातावरण, वंशानुक्रम, केवल वंशानुक्रम, वातावरण व वंशानुक्रम दोनों। कितने अच्छे से समझाए थे ये सारा मामला मैंने आपको, बहुत अच्छे से समझाया था। बिल्कुल, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है। जब दोनों प्रभावित करते हैं तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों मिलकर प्रभावित करेंगे। अच्छा, ठीक है। शारीरिक वृद्धि पर, अब शारीरिक वृद्धि पर अगर अपेक्षाकृत पूछ लिया जाए, अपेक्षाकृत पूछ लिया जाए तो वंशानुक्रम, हमें तो बस इसी पे चलना है। तो बेटा जी वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर विकास यानी कि आपका डेवलपमेंट, विकास यानी कि आपका डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीचर भर्ती की, उनके लिए करंट का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चाहे वो आगे रीट भर्ती परीक्षा हो या जो भी भर्ती परीक्षा रहेगी आगे उनमें, सॉरी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा या जो भी रहेगी उसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि बहुत जल्द पूरे महीने का, जैसे जनवरी महीने का पूरा 2024 का ना, एक संडे को 3 घंटे की मैराथन लाके पूरा जनवरी का पूरा आपको करंट करवा दूंगा। अगले में फरवरी का, फिर मार्च का, अप्रैल का, तो 3 4 5 संडे निकलते निकलते 2024 का पूरा करंट आप लोगों को मैं करवा दूंगा। अब देखो, मैं पूरा समर्पण दिखाऊंगा, आप कितना दिखाते हो यह आपकी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बहुत अच्छे से पढ़ो और बड़े अच्छे से जवाब दो भैया, बड़े इत्मीनान से पढ़ो और अच्छे से जवाब दो। राजस्थान करंट शुरू बिल्कुल कर दूंगा मैं। आज बच्चे कहां गए हुए हैं? जी बिल्कुल, सभी जी, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, जगह, स्थान, नाम, चैनल, कोचिंग कोई भी मायने नहीं रखती। मैं जहां भी रहूंगा
जिस जगह रहूंगा मैं छात्र हित में आप लोगों के लिए कार्य करता रहूंगा। आप छात्रों का एक भी मैसेज मेरे लिए सिरोधार्य है और उसको पूरा करने का मैं पुरजोर प्रयास करता हूं। कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला, सर हम बाकी सब कुछ कर लेते हैं, हमारा करंट कवर नहीं हो रहा है। आई प्रॉमिस यू, पूरे 2024 का जो करंट है उनको 10 से 12 क्लास में मैं पूरा निपटवा दूंगा। ना बर्डन रहेगा, 2 से 3 घंटे की क्लास रखेंगे अपन, पूरा करंट 10-12 क्लासेज में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ओके। तो इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए जी। विकास रेखीय होता है, देखते हैं। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतर चलता है और पूर्वानुमानीय है, बिल्कुल ये भी बताया था। तो रेखीय नहीं होता है, तो फिर रेखीय क्या होती है? रेखीय होती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि या वृद्धि? अभिवृद्धि या वृद्धि लाइनर होती है। तो फिर विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, स्प्रिंग के टाइप से होता है, वर्तुलाकार होता है। क्या होता है? वर्तुलाकार होता है, इसे भी आप याद रखिए। चले आगे, देखिए अगला सवाल। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। सर ये आपने हमें बताया नहीं। हम्म, यहां बता देता हूं। ब्रिजेश साहब ने क्या किया, अब आपसे सवाल पूछेगा। ब्रिजेज के अनुसार जन्म से जन्म से कितने संवेग पाए जाते हैं? मैं ऐसे बना रहा हूं, कितने संवेग संवेग पाए जाते हैं। एक अच्छा सा सवाल है बेटा जी। ब्रजेश साहब कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें संवेग नाम की कोई भी चीज पाई नहीं जाती। तो ब्रजेश साहब कहते हैं बच्चे में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता, कोई भी संवेग नहीं पाया जाता, संवेग नहीं पाया जाता। फिर वो उत्तेजना के कारण क्या करता है भैया? जो भी चीज है वो क्या करता है? आ सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है। वो संवेगात्मक विकास का जो पार्ट है ब्रिजेश का, उसमें वो कहता है कि जन्म के समय सिर्फ और सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है। हर एक चीज को वो जवाब देता है उस अकॉर्डिंग। चलूं मैं आगे की ओर बढ़ूं। हाँ जी, अगला सवाल देखिए। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाइए दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है? अरे वाह, कितना प्यारा सवाल है। ये सवाल शायद मैं आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूं, और ये सवाल मैं ही नहीं, एग्जामिनर साहब भी आपसे 2018 में पूछ चुके हैं। 2018 की जिसने रीट दी थी उससे ये सवाल पूछ लिया गया है। L1 में आया था, इतना और बता दूं आपको। ठीक है भैया। विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा, अवधारणा गठन की सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा, या उपरोक्त सभी? तो जवाब रहने वाला है सरकारी ऑप्शन। और सरकारी ऑप्शन आपका क्या है भैया? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। चलिए तो डी के बाद आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 1 कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? एरिक्सन, मैंने बताया था आपको, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, शर्मिंदगी बनाम मुकाबला, और लास्ट में जाकर आपका निराशा वाला भाव, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज क्लास तो चक्कर खा रही है सर, खाने दो बेटा, खाने दो। बस आप एरिक्सन के हिसाब से जवाब देते चलो मुझे। शाबाश।
शाबाश बेटा, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था, एक 9-10 साल का बच्चा और आपके घर में है प्रोग्राम, उसने उठा लिया रसगुल्ले का धामा, धामा बोलते ना पुरस्कारी करने के लिए, और वो दौड़ रहा है। उस घर का मुखिया या समझदार व्यक्ति या बड़ा भाई कहता है रुक, इसको तो रख, तू नमक उठा, तू पानी का गिलास पकड़, या तू ये बात दोने बांट। उसके मन में क्या है, वो चाहता है परिश्रम करना, पर जैसे डाटा तो कौन सी भावना आ गई, हीन की हीन भावना आ गई। तो राइट आंसर है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। और ये 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था के बीच में ये रहती है, 6 से 12 वर्ष के बीच में ये स्थिति रहती है, परिश्रम बनाम हीनता का भाव रहता है। मामला क्लियर, याद रखोगे इस तरीके से, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। हाँ, हम क्या है, इस अवस्था में बड़े यूं लगता है कि हम इस घर के कर्मठ व्यक्ति हैं, और घर वाले आपको मानते रहे फैलाएगा पूरी चीजों को। आपको तो ढंग से रायता भी नहीं देते, वो पानी पिला दे, रायता फैलाएगा भी, रायता दोनों तरफ से फैला देता है। चलो आगे वाले मुद्दे पर आते हैं, अगला सवाल देखते आओ। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। लो भाई साहब, और क्या आसान सवाल पूछेगा इससे आप लोगों को। क्या आप सबने लाइक शेयर कर दिया क्लास को? जिसने नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो क्या डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, परिपक्वता है, मैच्योरेशन या संतुलन है, क्या है ये? तो मात्रात्मक कह रहा सिर्फ ये, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। भैया ये मात्रात्मक होती है। ये क्या होता है? मात्रात्मक होता है, वह गुणात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, इसलिए केवल मात्रात्मक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या रहा आपका? वृद्धि, ग्रोथ मात्रात्मक होती है, लाइनर होती है, ठीक है, परिपक्वता तक होती है। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। आगे वाले सवाल की ओर चलें। बेटा यहां तक कोई समस्या क्या आपको? मैंने जिस तरीके से आपको मनोविज्ञान का बाल विकास पढ़ाया है उसके हिसाब से पूरे सवाल करवा रहा हूं। पीवाईक्यू पहले करवा चुका हूं, थ्योरेटिकल पार्ट फिर पढ़ा चुका हूं, और अब एमसीक्यूज वाले पार्ट में हूं। कल अधिगम शुरू करेंगे भैया, लर्निंग शुरू करेंगे हम। कल आने वाला है जोरदार वाला मजा। तो लर्निंग पढ़ने के लिए कल तैयार है ना? पीडीएफ फिर बता दूं आप लोगों को, इस नंबर पर मिल जाती है। जो मैसेज करता है उसको, जिसने एक बार मैसेज कर दिया उसको ऑटोमेटिक मिलती रहती है। चलूं आगे। चलिए अगला आप देखते हैं। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। लो भाई, कौन सा कार्य कर सकते हैं? ठीक है ललिता जी, फिर ठीक है। शाबाश, कौन सा कार्य कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, देना चाहिए भैया। जो सेक्सुअल एजुकेशन है ना, वो तो पूरी प्रॉपर इनको उपलब्ध करवानी चाहिए। उचित वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल उचित वातावरण देना पड़ेगा। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो, बिल्कुल सही कहा गया है। तो सीधा जवाब क्या है भैया? सरकारी ऑप्शन पे जाओ, ऊपर लिखित सारा का सारा मामला क्या है, एकदम से राइट है, एकदम से करेक्ट है। तो डी आपको जवाब मिल गया। मैं अगले सवाल की ओर चलूं। सफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार, अब भाई मेरे को नहीं पता ये बात, मैं तो कल परसों में पढ़ाकर भूल गया। अब तुम बताओ क्या सही जवाब है। साइड में हो लेता हूं मैं बढ़िया से। पहले सिर के भाग, फिर क्रम से धड़, हाथ और पैरों का विकास होता है। पहले धड़,
हाथों पैरों का और फिर सिर का भाग विकास होता है, संपूर्ण शरीर का समान होता है, व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है। भाई साहब इसका तो तुम जवाब तुम ही दे सकते हो, मैं तो भूल गया सब कुछ। चलो जवाब दो। अभी देखता हूं कितने सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, बिना नाम का कौन बच्चा आया है? क्लास चलेगी भैया, क्लास चलेगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर दो, मोबाइल पे चल रहा है व्हाट्सअप। तो क्या जवाब रहने वाला आप लोगों का? पहले सिर, बिल्कुल, फिर क्रमशः धड़, हाथ, और अंत में अंत में पैरों का विकास होता है। यह है सफेलोकोडल, सिरोपुच्छिए, है ना? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। क्लास चलेगी भैया रात को 10 बजे तक। आइए, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? इसका जो जवाब देगा ना, वो बहुत शानदार जवाब देने वाला है। जो भी बच्चा इसका जवाब देगा बहुत अच्छा जवाब माना जाएगा। नार्सिसिज्म की भावना कौन सी अवस्था में होती है? लो भैया, बड़े अच्छे से जवाब देना, जल्दी जवाब दो। नार्सिसिज्म की भावना, नार्सिसिज्म की भावना, हाँ, चले। तो नार्सिसिज्म की भावना फ्राइड साहब ने दी थी, राइट। और आपको मालूम होना चाहिए फ्राइड साहब ने क्या क्या बताया था, आप मुझे खुद बताइए। नार्सिसिज्म की भावना, जिसे स्वमोह की भावना भी कहते हैं, स्वमोह की भावना। अब यहां मामला क्या था? देखो, आरंभिक वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था, शेषवावस्था, उत्तर किशोर अवस्था, इसका राइट आंसर है आपका शेषवावस्था। क्योंकि नार्सिसिज्म की भावना स्वयं मोह की भावना, अरे भैया उत्तर किशोर अवस्था में नहीं होगी, इसमें ए जवाब माना जाएगा। अगर यहां पर किशोरावस्था दे देता तो दोनों में नार्सिसिज्म की भावना पाई जाती है, लेकिन उत्तर किशोरावस्था तक आते आते वो थोड़ा सी क्या हो जाता है भैया? हाँ, तो इसका सही जवाब क्या माना गया है? ए, शेषवावस्था में, शेषवावस्था राइट आंसर है, शेषवावस्था। अरे भैया ए जवाब करना सिंतल, ए जवाब करना बच्चा, शाबाश। जिसने ए जवाब दिया सबका सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा? बड़ा आसान, बड़ा शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला सवाल है। किशोरावस्था को किसने कहा? तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा? एक किताब लिखी थी, एडोलेसेंस, ये एक पुस्तक है। ये 1904 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, और वो कोई और नहीं था, वो अमेरिका का व्यक्ति था। अमेरिका का, कहां पे था? अमेरिका का। और उस व्यक्ति का नाम था स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल उस व्यक्ति का नाम है। और राइट आंसर आपका क्या आ गया है? ये इसका सही जवाब है, ये इसका क्या है? राइट आंसर है। चलूं आगे की ओर, ठीक है। अगला सवाल, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत प्यारा सवाल है, बड़े अच्छे से पढ़ना और बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब दे रहा। दीजिए जवाब। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, ठीक है। शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, ठीक है। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, ठीक है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना, या शरीर के अनुपात में
विशेष तौर पर आकार में वह भार में अंतर होगा ही होगा। भार में, आकार में और भार में अंतर होगा, भार में अंतर होगा ही होगा। तो हमें हमारा जवाब मिल गया। परिवर्तन होना रहता ना, तब मामला गड़बड़ हो जाता भैया। तो परिवर्तन, ये नया शब्द दे दिया इसने, न होना, तो परिवर्तन तो होता है। किसने कहा भाई परिवर्तन नहीं होगा? चलो आगे की ओर। अब अगला बिंदु देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगला सवाल, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, 30-35 सवाल है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को पूरे करवा दूंगा। बस एक चीज है, जितना पढ़ाया गया है वो लगभग आपके लिए सफिशिएंट है। जब एग्जाम में हॉल में बैठोगे तब समझ आ जाएगा भाई गुरुजी ने कहा था वही मामला है, और वो का वो मामला बैठ गया। चलिए बात करते हैं। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है। अभी बात करेंगे। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। सही पूछ रहा है ना? कथन सत्य, कथन पूछ रहा सत्य, तो ये तो मामला गड़बड़ हो ही गया। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। भैया बालक और बालिकाओं में एक समान नहीं होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास केवल आनुवांशिकता का नहीं है, आनुवांशिकता इनटू वातावरण, वातावरण बराबर डेवलपमेंट। फिर क्या था? विकास सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लॉन्ग लाइफ चलने वाली प्रक्रिया है। मामला क्लियर हुआ? विकास की गति बालक बालिकाओं में एक समान, बिल्कुल अलग 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 होती है। जैसे बाल्यावस्था में ना बालिका का डेवलपमेंट ज्यादा होता है बालक की अपेक्षा, और बालिका में किशोर अवस्था जल्दी आती है, किशोरावस्था जल्दी आती है। किशोरावस्था क्या होती है? जल्दी आती है, 2 साल, लगभग लगभग 2 वर्ष जल्दी आ जाती है किशोरावस्था बालिका में, है ना? इस चीज को आपको मैंने अच्छे से समझाया था। हाँ, ठीक है जी। श्री हरि कृपा, राधे राधे भैया। तो राइट आंसर क्या है? डी आपका करेक्ट आंसर है। यहां तक का मामला क्लियर, तो चलो आगे। हाँ, अगला सवाल, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया? अब भाई कौन बताएगा? मुझे तो नहीं पता, मैं तो सिर्फ सिर्फ आपको बता के आ गया था उसी दिन। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया? एक सिद्धांत था, वर्तात्मक, वर्तात्मक सिद्धांत, सिद्धांत। और ये सिद्धांत 1909 ईस्वी के अंदर एक व्यक्ति ने दिया था, और उस व्यक्ति का नाम था मैकडूगल। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मैकडूगल। और मैकडूगल ने इस सिद्धांत के अंदर कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14 संवेग। यहां तक ओके। 2011 से लेके 2022 तक के पेपर देखे, उनमें मनोविज्ञान के अलावा सब सवाल सही हो रहे थे। तो अब पढ़ाई में विश्वास ही उठ गया है। देख बेटा, तू जो भी है, एक तो तेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसमें कुछ मिस्टेक है। तू मेरा बहुत अजीज है, या तो बहुत अच्छे से जानता है, और या फिर मेरे किसी अच्छे मित्र ने तुझे भेजा है। जो भी है बेटा, पढ़ाई कर। जिंदगी से विश्वास उठ जाए उससे पहले पढ़ाई में जुट जाए यार। पढ़ाई से विश्वास उठ जाएगा वहां तक तो ठीक है, और अगर जिंदगी से विश्वास उठ गया ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। तेरा विश्वास उठे कि नहीं उठे, तुझ पे से माँ बाप का विश्वास उठ गया तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा यार। ये एक विश्वास ही है जो उन्हें एक आस है, एक उम्मीद है कि बुढ़ापे में अब औलाद काम में आने वाली है। जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है औलाद के रूप में, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने का टाइम हो गया है। बुढ़ापा आराम से कटेगा, ये छोरा नौकरी लग जाएगा, ये छोरी नौकरी लग जाएगी। मेरे भाई क्या कहूं तेरे को, उनकी इस उम्मीद पे कायम रहे यार, ठीक है? तेरा विश्वास उठ गया ना, तो तू मेरे से
ये नंबर दिए गए, उस पर आराम से व्यक्तिगत मुझे मैसेज कर देना, मैं तुझे विश्वास वापस लाने की जड़ी बूटियां दे दूंगा, है ना। 1008 आनंद बाबा मान लेना मेरे को। तो बेटा विश्वास खुद पर रख, पढ़ाई पर रख, और माँ बाप ने जो तेरे ऊपर रखा है उसको पूरा करने के लिए रख। ठीक है बच्चा? हाँ। और मेरे सवालों के जवाब देता रहे और आगे की ओर बढ़ता रहे। राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास लेकर आओ सर। बिल्कुल लाते हैं जी, मनीषा जी बिल्कुल लाते हैं। नमस्ते नमस्ते रिया जी, लाते हैं क्लास वो भी। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? अरे भाई साहब, सुजनन शास्त्र है ये, सुजन नहीं होना चाहिए, सुजनन। हाँ, सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। किसे सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? बताओ भैया। शाबाश, जवाब दीजिए मुझे। सुजनन शास्त्र के पिता, तो सुजनन शास्त्र का संप्रत्यय फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस, फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने दिया था बेटा जी। और फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने 1883 ईस्वी के अंदर, यानी कि भारत ने जब वर्ल्ड कप जीता था उससे 100 साल पहले, उससे 100 साल पहले, 100 साल पहले। बिल्कुल लग जाओगे बेटा जी, ईमानदारी से काम करोगे तो लग जाओगे। चलूं आगे, अगला सवाल लूं? हाँ जी बेटा। मनोविज्ञान में तुझे बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा बेटा, विश्वास कर। मुझ पे रख तू विश्वास, और बाकी से अब छोड़ दे, है ना। ठीक है भैया। तो फ्रांसिस गाल्टन, बिल्कुल हरी सही कह रहे हो। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? आसान से सवाल पूछेगा तो आप इस तरीके से जवाब दे देना। मनीषा कुमारी जी, बहुत जल्द राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास भी लेकर आ जाऊंगा। समय लगेगा यार, पहले देखो आर्ट एंड कल्चर निपटने वाला है, 8-9 टॉपिक हो गए, 4-5 दिन में आर्ट एंड कल्चर फ्री। फिर शुरू कर देंगे, हिस्ट्री शुरू कर देंगे, ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, सब कुछ, सब कुछ लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करना तुम लोग। बिल्कुल करवा देंगे। तो 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग। अब इससे आगे वाले सवाल की ओर बढ़ो तो पढ़ो। युयुत्सा है, युयुत्सा क्या है? तुम बताओ, युयुत्सा क्या है? सर, ये एक तरीके से क्या संवेग है या फिर मूल प्रवृत्ति है? अगर ये संवेग है तो फिर इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, और ये मूल प्रवृत्ति है तो फिर इसका संवेग क्या है? युत्सा, बताओ। शाबाश बेटा। तो इसमें सी जवाब दे रहा कोई, तो ये आपकी मूल प्रवृत्ति है और इसका संवेग है क्रोध। क्रोध इसका संवेग है, इसे याद रखना। मूल प्रवृत्ति है युत्सा, और इसका क्या है? संवेग क्या है भैया बताओ, इसका संवेग क्या है? शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलते रहो भैया तुम लोग। क्रोध इसका संवेग है। बिल्कुल, मैं समझ गया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? बड़ा आसान सवाल है। अगर इसको भी आपने गलत किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी?
बताइए बेटा। पहली बात तो कब स्थापित की गई थी, पहले तो ये बताओ तुम। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी, कब का जवाब दो मुझे। अगला जवाब दो, किसने, किसने, और इस पर किस पर प्रयोग हुआ था, किस पर प्रयोग किया गया था, यह भी आप मुझे जवाब देना बेटा जी। इसमें प्रयोग किस पर किया गया था, यह भी आप मुझे जवाब देना। शाबाश बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। कब, किसने और किस पर प्रयोग किया था, ये तीन सवालों के जवाब आप मुझे पहले दो, फिर मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज के सवाल खत्म होने वाले हैं, इसका जवाब आप मुझे देकर चलो। इसका मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं। लिप्जिंग के अंदर पहली बार प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। लिप्जिंग शहर कहां पर है, तो बेटा जी लिप्जिंग शहर जर्मनी में है। कहां है, जर्मनी के अंदर आपका कौन सा शहर है, लिप्जिंग शहर है। और लिप्जिंग शहर में, बिल्कुल आप मुझे जवाब देते चलिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। तो किसने, किसने, अभी आगे सवाल आएगा उसमें जवाब दे देना। तो किशोर और किशोरियों की मनोस्थिति, मानसिक रचनाओं पर, किशोर व किशोरियों की, किशोरियों पर, किशोर व किशोरियों पर यह प्रयोग किया गया था। और कब का जवाब अभी तक नहीं आया, विलियम वुंड तो मैं आगे बता दूंगा कब। बहुत अच्छे से अंडरलाइन करवा करवा के ये सवाल मैंने लिखाया था। अब आप ऐसे भूलो तो भूलो। आवाज बेटा, ये जवाब तो आप ही देंगे मुझे, इससे अगले सवाल में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई थी। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा स्थापित की गई थी। शाबाश बेटा, सोनू वैष्णव ने जवाब दे दिया है, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है आपका विलियम वुंट। कौन है, विलियम वुंट। अब आ जाओ पीछे, तो कब, बताओ भैया। शाबाश, किसने, जल्दी बताओ, शाबाश, जवाब देते चलो। विलियम वुंट ने, विलियम वुंट ने। इससे आगे हम जवाब ले चुके हैं। अब आपसे पूछेगा, विलियम वुंट को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का पिता। विलियम वुंट को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अगला सवाल हो गया, लास्ट सवाल रहने वाला नहीं, अभी है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। क्या अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया, क्या बाल केंद्रित बना दिया, क्या विषय केंद्रित बना दिया, बताइए क्या बना दिया मनोविज्ञान ने शिक्षा को। विलियम वुंट, बिल्कुल सही बात है। वो सारे जवाब हो चुके, आप आगे बढ़ जाओ, यहां से धड़ल्ले से आगे आओ। तो पाठ्यचर्या केंद्रित, विषय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित। क्रो ने क्या किया था, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी बताने वाला व्यक्ति कौन था, कमेंट बॉक्स में लिखकर जाओ। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाला व्यक्ति कौन था। मेरा अगला सवाल आप लोगों से यहीं पर है। 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, बालक की शताब्दी है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। कौन साहब कहकर गए थे ये बात। फिर कह रहा हूं पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर देना भैया, पीडीएफ मिल जाएगी। और 8:30 बजे, 8:30 बजे फिर से आऊंगा मैं राजस्थान का जीके लेकर, जहां आज हम वेशभूषा और आभूषण पढ़ने वाले हैं, वेशभूषा और आभूषण को जीने वाले हैं। 8:30 बजे आप लोग फिर से उपस्थित हो जाना। चलिए, तो बाल केंद्रित शिक्षा, अगला सवाल। मनोविज्ञान आरंभ में किस विषय का अंग था, पूरी चीजें क्लियर करनी है, तुम्हें बताना है। मनोविज्ञान आरंभ में कौन से विषय का केंद्र था। आज क्या हो रहा है,
पुस्तकालय ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती 2024 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अरे मजा आ गया भैया, क्या बात है। चारों तरफ वैकेंसी का हा हल्लो मच गया भैया, जहां देखे वहां वैकेंसी, जहां देखे वहां वैकेंसी चल रही है। मजा आ गया भैया। भैया टीईटी परीक्षण आगे आ जाएगा, आप कम से कम 10 बार लिख चुके हो। अभी मनोविज्ञान को निपटाने दो, सारे परीक्षण निपटा दूंगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि अभी बच्चों के माइंड में ये चल रहा है आज क्वेश्चंस की बात है, तो इन क्वेश्चंस को होने दो। मैं आपका मैसेज देख चुका हूं, अभी बड़े अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको। मनोविज्ञान आरंभ में किसका अंग था? तो मनोविज्ञान आरंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था, और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, जननी, मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। और अब आपसे पूछेगा दर्शन शास्त्र से पृथक, वेरी इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं, पृथक कर, पृथक कर, दर्शन शास्त्र से पृथक कर किसने पढ़ना शुरू किया, किसने किया? ऐसे लिख दीजिए, दर्शन शास्त्र से पृथक किसने किया, इतना सा देखते हैं। दर्शन शास्त्र से पृथक विषय के रूप में किसने पढ़ना शुरू किया? विषय के रूप में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपके लिए सवाल बनेगा भैया। तो दर्शन शास्त्र से पृथक करने वाला व्यक्ति कौन था? जेल प्रहरी सब कुछ आ रहा है तो, वो था भैया विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इससे पीछे वाले सवाल में आपको फिर से लेकर चलता हूं, और जहां विलियम वुंट था ना, इसे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। चलूं आगे, शाबाश। देखिए अगला सवाल, आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? अब मामला तुम्हारा यहां फंस गया आकर, मैं इसी सवाल के लिए तुम्हें यहां तक लेकर आया था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये 2020 में भैया एचपी टेट में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए यहां पर आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना। हाँ ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो? अभी सवाल देख लेता हूं। मनोविज्ञान का पिता अरस्तु को माना जाता है, ठीक है भैया, बिल्कुल माना जाता है। अब यहां मामला तुम्हारा फंस गया। ये आया था आपका 2020 के एचपी टेट में, हिमाचल प्रदेश का जो टेट का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया था। ये 2020 में, 2020 में आया हुआ सवाल है। अब मामला यहां से निपटने वाला है तुम्हारा। अब तुम जवाब दे दो मुझे। दोनों ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए गए हैं, विलियम जेम्स भी दिया गया है, और विलियम, देखो ये तो कट गया, ये बिने साइमन परीक्षण भी कट गया। अब एक तो विलियम वुंट है और एक विलियम जेम्स है, यही मामला फंसता है। शाबाश बेटा, डी 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 के साथ जा रहे हैं। राइट आंसर गोज टू विलियम वुंट। इस हिमाचल प्रदेश टेट के एग्जाम में इसका जो राइट आंसर माना गया था वो विलियम वुंट माना गया था, विलियम वुंट माना गया था। जर्मनी के विलियम वुंट को इसका राइट आंसर माना गया था बेटा, ठीक है। अगर कहीं पे हो तो हिमाचल प्रदेश स्टेट में यह सवाल पूछा गया था, तो इसको आप जरूर याद रखना। आया ना मजा? क्योंकि आज तक आप सिर्फ रट रहे थे, चीजों को अंधाधुंध लेकर चल रहे थे, और मामला सवालात ऐसे पूछे जाते हैं। चलो आगे की ओर देखो। सन 1920 के दशक के आरंभ में बर्लिन में पहली बार क्रीड़ा मनोविज्ञान शास्त्र की प्रयोगशाला को इन्होंने आरंभ किया। भाई साहब, क्रीड़ा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला,
कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल क्या करना है, विलियम वुंट करना, दोनों भी साथ आ जाए तो भी। आज तो भाई साहब वैकेंसियों की भरमार आ रही है, जेल प्रहरी की वैकेंसी और आ गई। अरे भाई, बच्चा सांस कहां से लेगा, समझ में नहीं आ रहा। बच्चे के साथ में खतरनाक काम होने वाला है, कंफ्यूज होएगा वो खतरनाक वाला। चलिए बात करते हैं, तो क्या जवाब है इसका? अरे भाई साहब क्या करते हो 2020 में। विलियम ऊंट, ये विलियम ऊंट कौन सा आ गया रे, बता दो तुम। ए टाइपिस्ट महोदय, अहो धन्य भाग हमारे। बेचारा विलियम वुंट, तुम क्या चाहते हो इसके साथ, विलियम ऊंट कर दे क्या इसको हम परमानेंट ही? तो राइट आंसर है डिकॉल डाइम, डिकॉल डाइम इज राइट आंसर। हाँ, तो सी आपका सही जवाब है। बर्लिन की बात कर रहे हैं, बर्लिन की, 1920 की बात कर रहे हैं भैया। अरे भाई, कुछ भी कर दोगे तो कैसे पार पड़ेगी तुम्हारी, बताओ। विलियम ऊंट, चलो भैया, चलो आगे बढ़ो फिर जल्दी से एक बार। सी सही जवाब है। लो, इस सवाल का जवाब दो। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, ठीक है, अच्छा सवाल है। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे, किसे माना जाता है, बस इतना जवाब दीजिएगा, फिर हम क्लास को देंगे विराम। फिर मैं आपको बता दूं, एल बलवाने बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद में बताएंगे कि पर्यावरण शुरू करना है या नहीं, ईवीएस शुरू करना है या नहीं। और L2 वाले बच्चे बताकर जाएंगे उनको कौन सा और सब्जेक्ट शुरू करवाना है क्लास खत्म होने के बाद, ताकि मैं देख पाऊं आपके कमेंट। इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर क्या है, सिगमंड फ्राइड इज राइट आंसर। और अपने सभी संगी साथियों से कह देना, अगले 2 महीने और जो 16-17 दिन बचे हुए हैं, वो आहुति देने के लिए आ जाओ यार आनंदम एजुकेशन हब के ऊपर। मैं फिर कहता हूं तुम्हें, तुम जिस दिन रीट के एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, अपनी क्लासेस को याद करोगे, वाह गुरुजी, मजा आ गया, आपकी क्लास हम पढ़कर गए थे। और अगले 2.5 महीने लगातार निरंतर बिना रुके नॉन स्टॉप मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं भाई। बस तुमसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, कुनबे को इतना बड़ा कर दो कि रीट के एग्जाम के बाद जब मेंस में पढ़ाना शुरू करो ना, तो मेरे अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ यार बस, मुझे मेरे बच्चों के लिए मेंस भी उसी तरीके से पढ़ाना है जैसे मैं रीट का प्रीलिम्स पढ़ा के आया हूं। हाँ, तो ठीक है, 8:30 बजे जीके की क्लास में फिर मिलते हैं, आभूषण और वेशभूषा लेकर आप लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और आप सबको अग्रिम जितनी भी वैकेंसियां हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आप सफल होंगे, ये मेरी उम्मीद है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू।